नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या तो फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या तो लोअर पीसीएस, पीसीएस या तो आईएएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, साथियों सभी एग्ज़ाम के लिए हम लोगों की ये करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है। यहाँ पे हम लोग अच्छे करंट अफेयर की क्लास को अच्छे करंट अफेयर को बिल्कुल अच्छे से डीपली करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज के टाइम में करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। ठीक साथियों, तो हम लोग पर डे इस क्लास में साथियों करंट अफेयर की क्लास को करते हैं। क्लासों को आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ साथियों, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है, जो भी जानकारी दी जाती है, वो सभी न्यू अपडेट जानकारी होती है। आप सभी लोग उन जानकारियों को अपने नोटबुक में नोटिस बुक किया करिए। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर क्लास होती है, बहुत ही हेल्पफुल क्लास होती है। साथ ही साथ साथियों, आप सभी लोग 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल के इन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करने का भी काम किया करिए। ठीक साथियों, साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग अब आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सभी जगह इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँचकर इन क्लासों को ऐसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके। ये क्लासें ऐसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके जिन्हें ऐसे क्लासों की क्या है, आवश्यकता है। ठीक साथियों, साथ ही साथ जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे आप लोगों को जो भी आपके रिलेटिव्स हों या आपके नॉलेज में हों, उन लोगों को आप लोग बताइएगा कि इसी चैनल पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी कुछ क्लासें दी जा रही हैं। जैसे बाल विकास की क्लास एक 10 बजे के आसपास दी जाती है, दूसरी एक क्लास और दी जाती है जो कि हिंदी की होती है, दोपहर में दी जाती है, और तीसरी एक क्लास और दी जाती है सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड साथियों, और रात में 7 से 8 बजे आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड होती है, वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। ठीक साथियों, तो ये कुछ ज़रूरी और इन्फॉर्मेशन थी साथियों। अब आइए हम लोग अपने करंट अफेयर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक साथियों, तो सबसे पहली जानकारी है आज के लिए साथियों, आज के लिए सबसे पहली जानकारी है कि आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित कराडा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित कराडा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पहली जानकारी है साथियों आज की कि जो हमारी आरबीआई है अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, वह महाराष्ट्र की स्थित कराडा सहकारी बैंक का लाइसेंस उसने क्या कर दिया है। महाराष्ट्र की एक बैंक है साथियों जिसका नाम है कराडा सहकारी बैंक। क्या नाम है? कराडा सहकारी बैंक नाम है साथियों। वह उस बैंक का जो लाइसेंस है भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। ठीक साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कराडा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखाई देने के कारण, किसके कारण साथियों, यह अपनी जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उतनी पूंजी नहीं दिखाई दिया इसके अंतर्गत। साथ ही साथ साथियों इसकी कमाई की संभावना भी नहीं दिखाई दिया, इस वजह से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका साथियों क्या नाम है? अगर साथियों कराडा सहकारी बैंक के पूरा नाम बात करें तो इसका नाम है
कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। क्या नाम है साथियों? कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। कराड़ सहकारी बैंक का पूरा नाम बात करें साथियों तो इसका पूरा नाम है कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक साथियों, बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रही थी। यह बैंक जो है साथियों, कराड़ जनता सहकारी बैंक जो है, बैंकों का जो एक विनिमय अधिनियम है जिसका नाम है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। क्या नाम है? बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। इस नियम का पालन कराड़ जनता सहकारी बैंक नहीं कर रही थी। कौन नहीं कर रही थी साथियों? कराड़ जनता सहकारी बैंक जो है वो इस नियम का पालन नहीं कर पा रही थी। ठीक साथियों, अगली जानकारी मैं बताऊं कि बैंक के जमाकर्ताओं ने 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जरिए उनमें जमा का पूरा भुगतान किया जाएगा। जो साथियों बैंक के जितने भी लोग हैं, इस बैंक में जो कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड में जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी खाता धारक हैं, उन खाता धारकों का जो पैसा है 99% से अधिक जमाकर्ताओं का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस या तो क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जरिए उनका जमा का पूरा भुगतान भी उनका किया जाएगा। मतलब जितने भी इसमें खाता धारक हैं इस बैंक में, उन सभी खाता धारकों का पूरा पैसा 100% पैसा उनको भुगतान दिया जाएगा। ठीक साथियों, अगली जानकारी इसी में है साथियों कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्रवाई की शुरुआत करने के साथ ही कराड़ जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। साथियों, परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता केवल DICGC से 5 लाख तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा। किसके जरिए साथियों? DICGC के माध्यम से 5 लाख तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का साथियों हकदार होगा। 7 दिसंबर को कामकाज का लाइसेंस रद्द करने के बाद बैंक अब कोई कार्य नहीं कर सकेगा, जिसमें साथियों जमा और भुगतान करना भी शामिल है। यह रोक साथियों, जो लाइसेंस रद्द करने की बात है, यह रोक लगाया गया कब? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को रोक लगाया गया साथियों। 7 दिसंबर को इसका लाइसेंस रद्द किया गया। इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ठीक, और जब लाइसेंस इसका रद्द कर दिया गया, इसके बाद यह बैंक अपना किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकेगी, जिसके अंतर्गत लेन और देन दोनों शामिल हैं। ठीक साथियों, अर्थात जमा और भुगतान दोनों शामिल है इसी के अंतर्गत। ठीक साथियों, ये हमारी जानकारी थी महाराष्ट्र की जो बैंक है कराड़ जनता सहकारी बैंक, इसके अंतर्गत एक जानकारी थी। अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है साथियों कि ADB ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दे दी है। ADB जो है साथियों, न्यू इन्फॉर्मेशन है। ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता
डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दे दी है। साथियों अगली जानकारी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट में एडीबी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एडीबी। साथियों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में किसके लिए, जैव ईंधन विकास के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दे दी है। ठीक साथियों मनीला स्थित बहुपक्षीय लैंडिंग एजेंसी एशियाई विकास बैंक, इसे हम लोग हिंदी में साथियों क्या कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसी को हम लोग एशियाई विकास बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एशियाई विकास बैंक, इसे हम लोग शॉर्ट में एशियाई विकास बैंक भी कहते हैं। साथियों यह साथियों मनीला में स्थित है। किसके, एशियाई विकास बैंक जो है साथियों यह मनीला में, कहाँ, मनीला में स्थित है। ठीक साथियों, तो एशियाई विकास बैंक जो है साथियों इसने भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन विकास में सहायता करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग यह साथियों 18 करोड़ रुपए की राशि मानी गई है। ये जो साथियों 2.5 मिलियन डॉलर है यह लगभग 18 करोड़ रुपए, ये जो 2.5 मिलियन डॉलर होगा साथियों इसकी अनुमानित लागत, इसकी जो है अनुमानित जो है अगर बात करें तो यह रुपए में अगर बदलेंगे भारतीय रुपए में तो लगभग 18 करोड़ रुपए के अंतर्गत आएगा। तो लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। साथियों अगर बात करें तो यह अनुदान एशिया क्लीन एनर्जी फंड के जरिए वित्त पोषित किया जाएगा। ये अगर अनुदान या पैसा पास किए जाने की बात करें साथियों तो यह पैसा एशिया क्लीन एनर्जी फंड के जरिए पास किया जाएगा। किसके जरिए, एशिया क्लीन, ये पैसा, इसके लिए जो पैसा पास किया जाएगा साथियों यह पैसा एशिया क्लीन एनर्जी फंड, एशिया क्लीन एनर्जी फंड के अंतर्गत यह पैसा साथियों वित्त पोषित किया जाएगा। साथ ही साथ जिसे जापान सरकार नॉलेज पार्टनरशिप फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। साथियों जिसे जापान सरकार द्वारा क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी और कोरिया गणराज्य के ई एशिया और नॉलेज पार्टनरशिप फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। साथियों तकनीकी सहायता उपयुक्त फीड स्टॉक की अगर बात करें, साथ ही साथ कुशल रूपांतरण प्रौद्योगिकी और टिकाऊ जैव ईंधन मूल्य श्रृंखला के लिए सर्वोत्तम प्रयासों का प्रदर्शन करने के लिए उत्तम बायो एथेनॉल, बायो कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस और बायो डीजल संयंत्र के विकास में मदद करेगी। ये जो साथियों तकनीकी श्रृंखला की बात की गई है इसके अंतर्गत बायो एथेनॉल, बायो कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस, साथ ही साथ बायो डीजल संयंत्र में विकास किया जाएगा। ठीक साथियों, इसी के साथ अगर हम लोग एडीबी की बात कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, तो एडीबी के अगर अध्यक्ष की बात करें साथियों तो इसके अध्यक्ष हैं मासत सुगा अस्कावा। इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एशियन विकास बैंक के अगर साथियों अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं मासत सुगु अस्कावा। मासत सुकु अस्कावा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। और साथियों अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मनीला में है। कहाँ साथियों, मनीला अर्थात फिलीपींस। कहाँ, मनीला अर्थात फिलीपींस। साथियों फिलीपींस में इसका क्या है साथियों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है, मुख्यालय है। ठीक साथियों, ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी।
अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो इसी में अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है। अगली नई जानकारी है साथियों कि एनटीपीसी ने नर्मदा पुनर्स्थापना परियोजना के लिए IIFM भोपाल के साथ समझौता किया है। कौन साथियों? एनटीपीसी ने नर्मदा पुनर्स्थापना परियोजना के लिए, एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी ने एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नर्मदा पुनर्स्थापना परियोजना नर्मदा पुनर्स्थापना परियोजना के लिए IIFM भोपाल के साथ समझौता किया है। समझौता किया है। ठीक साथियों, हमारा जो एनटीपीसी है अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड भी कहते हैं। ये साथियों नर्मदा पुनर्स्थापना परियोजना के लिए IIFM भोपाल के साथ समझौता किया है। ठीक साथियों, नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए साथियों क्या किया है? कार्यान्वयन के लिए भोपाल में स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये जो IIFM है साथियों, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है इसका कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। ठीक साथियों, इसका फुल फॉर्म IIFM। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन अर्थात MOU पे क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। ठीक साथियों, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सरकार से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संस्था है। ये जो साथियों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की यह संस्थान है साथियों, यह किसके लिए? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत पर्यावरण, ये साथियों पर्यावरण, वन और साथियों परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत साथियों यह एक स्वायत्त संस्था है। भारत सरकार की एक ऐसी साथियों स्वायत्त संस्था है। ठीक साथियों NLRP, क्या NLRP अर्थात नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना भी कहते हैं। इस परियोजना में समान अनुपात में एनटीपीसी लिमिटेड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से अनुदान सहायता के लिए साझेदारी किया है। किसके किसके बीच साथियों? इसके अंतर्गत एक सेकेंड,
इसके अंतर्गत साथियों बात करें तो इसमें किसके किसके साथ, यह साथियों नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य, नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना पुनर्स्थापना परियोजना, ये जो साथियों पुनर्स्थापना परियोजना है में समान अनुपात में साथियों किसका, एनटीपीसी लिमिटेड और इसी के साथ साथ और कौन है इसके साथ शामिल, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर स्टेट्स एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, USAID, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक साथियों, पुनर्स्थापना परियोजना है यह साथियों एनटीपीसी लिमिटेड जिसे हम लोग नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अनुदान सहायता के साथ साझेदारी की बात किया गया है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल संयुक्त रूप से ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, क्या है साथियों, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जिसका मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया के साथ इस परियोजना को लागू करेगा, जो एक अंतर सरकारी संगठन है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अस्थायी और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा भी देने का काम करेगा। ठीक साथियों, और अगर हम बात करें साथियों तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल का जो है और एनटीपीसी लिमिटेड से अनुदान सहायता के साथ परियोजना में भाग लेगा। और वहीं अगर बात करें साथियों तो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जो है यह USAID से वित्त पोषित सहायता के साथ भी भाग लेगा। ठीक साथियों, अब यही साथियों अगर हम क्या बात करें एनटीपीसी की स्थापना की बात करें तो एनटीपीसी की स्थापना साथियों, एनटीपीसी की स्थापना हम लोग चूंकि एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना 1975 में की गई साथियों। कब? 1975 में की गई। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में, कहाँ? मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर इसके साथियों CEO अर्थात निदेशक की बात करें, सॉरी जो हमारा IIFM है, अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि IIFM का फुल फॉर्म है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के अगर साथियों निदेशक अर्थात CEO की बात करें, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अर्थात IIFM के निदेशक की बात करें साथियों अर्थात CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो पंकज श्रीवास्तव इसके CEO हैं। कौन? पंकज श्रीवास्तव। पंकज श्रीवास्तव इसके CEO हैं। किसके? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अर्थात IIFM के CEO हैं। ठीक साथियों, अब अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है कि PwC इंडिया ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ और युवाह के साथ की साझेदारी। किसके साथ? युवाह।
यूनिसेफ और युवा के साथ कौन? पीडब्ल्यूसी इंडिया ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी किया है। साथियों, परामर्शदाता फर्म पीडब्ल्यूसी एक परामर्शदाता फर्म है। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने अगले 10 वर्षों में 30 मिलियन भारतीय युवाओं के उत्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है साथियों? संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष, और युवा अर्थात भारत में जनरेशन अनलिमिटेड। युवा का मतलब है कि भारत में जनरेशन अनलिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी साथियों यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड के समर्थन में पीडब्ल्यूसी फर्म के वैश्विक सहयोग का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक बहु सेक्टर साझेदारी है जिसमें 2030 तक सामाजिक आर्थिक में काम करने के लिए स्कूल में 1.8 बिलियन युवा लोगों की मदद करेगा। यह साझेदारी युवाओं के लिए भारतीय डिजिटल सशक्तिकरण के 3 पहलुओं कौन कौन से? शिक्षा, कौशल और साथ साथ उद्यमिता पर केंद्रित होगा। यह जो साथियों भारतीय डिजिटल सशक्तिकरण है, यह युवाओं के 3 पहलुओं किस पे? शिक्षा, कौशल और उद्यमिता पे भी केंद्रित रहेगा। साथ ही साथ साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है के अनुसार भारत 2030 तक 29 मिलियन कौशल घाटे को पूरा कर लेगा। 2030 तक जो 29 मिलियन कौशल घाटा है, इसे पूरा करने की बात की जा रही है। ठीक साथियों, इसमें कुछ खास जानकारी की बात नहीं है, बस इतना आप जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। ठीक साथियों, साथ ही साथ अगर बात करें इसी में तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक की बात करें तो पेरिस शांति सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक की बात करें साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक, तो संस्थापक इसके हैं साथियों पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, इसकी स्थापना साथियों 1919 में की गई। कब? 1919 में इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक की बात करें अर्थात डायरेक्टर की बात करें तो गाय राइडर इसके महानिदेशक हैं। कौन? महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक कौन है? गाय राइडर। गाय राइडर इसके कौन है? महानिदेशक हैं। किसके? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथियों महानिदेशक गाय राइडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई और इसके संस्थापक की बात करें तो पेरिस शांति सम्मेलन ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक साथियों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को 10वां स्थान मिला है। अगली इन्फॉर्मेशन है अगली इंफॉर्मेशन साथियों कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स दो 2021 में भारत का
10वां स्थान है। कौन सा? 10वां स्थान। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का साथियों 10वां स्थान है। साथियों, भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अर्थात क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हिंदी बात करें साथियों तो इसकी हिंदी होगी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसकी हिंदी की बात करें साथियों तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। ठीक साथियों, ये साथियों जो जलवायु परिवर्तन प्रबंधन सूचकांक है यह इसकी एक लिस्ट जारी हुई साथियों। कब? 7 दिसंबर 2020 को इसकी एक लिस्ट जारी हुई। 7 दिसंबर 2020 को इसकी लिस्ट जारी हुई, जिसमें साथियों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में के 2021 में भारत का कौन सा नंबर? 10वां स्थान है। ठीक साथियों, भारत का 10वां स्थान है। इसमें भारत का कुल स्कोर साथियों 63.98 है। इसमें अगर साथियों बात करें तो भारत का टोटल स्कोर 63.98 है। कितना? 63.98 भारत का इसमें स्कोर है 10वें स्थान को लेकर। ठीक साथियों, यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों के रूप में उभर रहा है। यह साथियों दूसरा मौका, यह दूसरी बार है जब भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? भारत की 58 अर्थव्यवस्थाओं में को बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले देशों में। ठीक साथियों, इस सूचकांक में पिछले साल भारत 9वें स्थान पे था। ये जो साथियों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 है, इसमें तो यह 10वां स्थान है, लेकिन 2020 की बात करें तो अर्थात पिछले साल यह कौन से 9वें स्थान पे था साथियों? कौन से 9वें स्थान पे था कौन? भारत। ठीक, जो अभी 2021 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इसका जो 10वां स्थान है, यही पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल भारत का कौन सा स्थान था? 9वां स्थान था। ठीक साथियों अगर बात करें तो जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 की तरह वर्ष 2021 में भी रैंकिंग में भी पहले 3 स्थान रिक्त रहे, क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की रणनीति को पूर्ण रूप से लागू करने के मार्ग पर नहीं रहा। सूचकांक में साथियों अगर बात करें तो स्वीडन 4थे स्थान पे है। इस सूचकांक में बात करें साथियों तो स्वीडन जो देश है, स्वीडन 4थे स्थान पे है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पे है साथियों। यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पे है। और अगर इसी के साथ बात करें तो डेनमार्क 6वें स्थान पे, मोरक्को जो देश है, मोरक्को का 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। साथ ही साथ अगर बात करें और साथियों नार्वे जो देश है वह 8वें नंबर पे है। नार्वे 8वें नंबर पे। और साथ ही साथ जो चिली देश है, कौन सा? चिली देश है वह 9वें नंबर पे है। चिली देश जो है वह 9वें स्थान पे है। कौन से?
जो 2021 की जो सूचकांक लिस्ट जारी हुई है साथियों, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है और चौथे स्थान में स्वीडन है, पांचवें स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, छठवें स्थान पे डेनमार्क है, सातवें स्थान पे मोरक्को है, आठवें स्थान पे नॉर्वे है और नौवें स्थान पे कौन है? चिली है। ठीक साथियों, साथ ही इसमें यह भी ध्यान देने की बात है साथियों कि G20 देशों में से पूरे यूरोपीय संघ हासिल यूके और भारत को ही केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है। साथियों, G20 में जितने देश शामिल हैं, किसमें? G20 में जितने देश शामिल हैं, उन सभी देशों में सिर्फ यूनाइटेड किंगडम और भारत को इस सूची में स्थान मिला है। किसकी? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 की जो सूची आई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम जिसे 5वां स्थान मिला है और उसके बाद भारत को जिसे 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। G20 देशों में जितने भी देश शामिल हैं, उन सभी देशों में सिर्फ 2 ही देशों को इस इंडेक्स में रखा गया, इस इंडेक्स में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो पाया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों, अगली नई जानकारी है अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है कि इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 जीता है। अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है साथियों, इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 को जीता है। जो साथियों हमारा ये इन्वेस्ट इंडिया है, ये इन्वेस्ट इंडिया संयुक्त राष्ट्र का जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 है, इसे जीतने का काम किया है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ये साथियों बात करें तो जेनेवा में जो स्थित है, क्या जेनेवा में स्थित साथियों संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020
इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे साथियों, फिर से देखिए, जो जेनेवा में स्थित है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जेनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, सम्मेलन ने भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी, कौन सी, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी है, यह इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 को इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के साथियों संयुक्त 2020 का जो संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है। ठीक साथियों, इन्वेस्ट इंडिया को 180 इन्वेस्ट इंडिया को 180 वैश्विक निवेश संवर्धन एजेंसियों में से विजेता चुना गया है। 180 जो वैश्विक निवेश संवर्धन एजेंसी हैं उस एजेंसी में से किसे, इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है। ठीक साथियों, वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार के मूल्यांकन के आधार पर कोविड-19 महामारी के लिए IPAS की प्रतिक्रिया थी। वार्षिक पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसी की उत्कृष्ट उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रयासों को पहचान और उन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक साथियों, अब इसी में अगर बात करें साथियों, तो इन्वेस्ट इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम है। यह साथियों क्या है, जो इन्वेस्ट इंडिया है वह उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी क्या है, उपक्रम है। साथियों, इन्वेस्ट इंडिया के अगर MD और CEO की बात करें तो दीपक बागला, जो हमारा जो इन्वेस्ट इंडिया है, इन्वेस्ट इंडिया के MD एवं CEO की बात करें साथियों, तो इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO की बात करें तो दीपक बागला इसके MD और CEO हैं। दीपक बागला इसके इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO हैं। ठीक साथियों, इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 2009 में की गई। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में की गई। साथ ही साथ साथियों, इन्वेस्ट इंडिया का अगर मुख्यालय बात करें, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, अर्थात नई दिल्ली में इन्वेस्ट इंडिया का क्या है, मुख्यालय है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें अगर साथियों, अगली जानकारी है कि यूलिमर रोहास और मोंडो डुप्लांटिस ने 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब को जीता है। अगली जानकारी है अगली न्यू इंफॉर्मेशन है साथियों, यूलिमर रोहास और बात करें साथियों तो क्या नाम है, मोंडो डुप्लांटिस। मोंडो डुप्लांटिस ने 2020 का विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर खिताब 2020 का विश्व
एथलीट ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब जीता। कौन साथियों? यूलीमर। ये यूलीमर लिखा है साथियों, यूलीमर, रोहास और मोंडो डुप्लांटिस ने 2020 का कौन सा खिताब? विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर खिताब को जीतने का काम किया है। साथियों अगर बात करें स्वीडिश पोल वाल्टर, मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर, ये जो साथियों स्वीडिश पोल वाल्टर हैं, कौन? मोंडो डुप्लांटिस, और साथियों अगर यूलीमर रोहास की बात करें तो ये साथियों वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर हैं को 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। ठीक साथियों, किसे? पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। ये साथियों वर्चुअली घोषित किए गए प्रतिष्ठित एथलेटिक्स पुरस्कार के अपने देश के पहले प्राप्तकर्ता हैं। ये साथियों जो पुरस्कार घोषित किया गया है, इस पुरस्कार की घोषणा या ऐलान वर्चुअल माध्यम से ऐलान किया गया है, और ये दोनों लोग साथियों अपने अपने देश के लिए यह पहली बार इस खिताब को जीतने का काम किए हैं। इस देशों को साथियों पहली बार पुरस्कार अपने देश के पहले प्राप्तकर्ता हैं साथियों। ठीक साथियों, मैं पहली बार इन लोगों को किसे? मोंडो डुप्लांटिस को, साथ ही साथ यूलीमर रोहास को पहली बार साथियों यह खिताब प्राप्त हुआ है। मतलब पूरे देश को ही पहली बार, अपने देश के लिए ये पहले प्राप्तकर्ता हैं। कौन से साथियों? जो विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब है 2020 का। साथियों डुप्लांटिस की बात करें तो सितंबर में 20 साल की उम्र में इतिहास में सबसे अधिक आउटडोर वाल्ट, कितना? आउटडोर वाल्ट अर्थात 6.15 मीटर बनाने से पहले फरवरी में 2 बार विश्व रिकॉर्ड 6.17 मीटर और 6.18 मीटर तोड़ने के बाद पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार में सबसे युवा विजेता हैं। यहीं अगर बात करें साथियों रोहास की, यूलीमर रोहास की बात करें तो ये 15.43 मीटर की छलांग से विश्व इंडोर ट्रिपल जंप रिकॉर्ड तोड़ने के साथ 4 ट्रिपल जंप प्रतियोगिताओं में इनडोर और आउटडोर 2020 के साथ सत्र की समाप्ति इन्होंने किया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, हमारे जो भारत के खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ी पार्थिव पटेल, ये पार्थिव पटेल साथियों क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। पार्थिव पटेल जी साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन है, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी साथियों, क्या नाम है इनका? पार्थिव पटेल। क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। संन्यास लेने का ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पार्थिव पटेल साथियों क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। साथियों भारतीय विकेट कीपर हैं ये पार्थिव पटेल जी, भारतीय विकेट कीपर भी हैं, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी ये करते हैं। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। इनकी उम्र की बात करें साथियों तो ये 35 वर्षीय हैं इस समय। कितने? 35 वर्ष के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किए थे। उन्हें भारत में 25 टेस्ट, 38 एक दिवसीय
और 2 T20 मुकाबले खेले हैं। ये साथियों टोटल पार्थिव पटेल की बात करें तो ये टोटल 25 टेस्ट खेले हैं साथियों। 25 टेस्ट खेलने के साथ बात करें, इसी के साथ साथ 38 एक दिवसीय मैच भी खेले हैं। ये 38 एक दिवसीय मैच, 38 एक दिवसीय मैच, साथ ही साथ 2 T20 मैच को भी इन्होंने खेला है। 25 टेस्ट खेले हैं साथियों, साथ ही साथ 38 एक दिवसीय मैच खेले हैं, इसी के साथ 2 T20 मैच भी इन्होंने खेला है। ठीक साथियों, आखिरी बार वह 2018 में आखिरी बार अगर बात करें साथियों तो ये 2018 में कहाँ खेले थे? 2018 में जोहानिसबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ साथियों? दक्षिण अफ्रीका में है, सॉरी जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले थे साथियों। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले थे साथियों। आखिरी बार ये 2018 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भारतीय जर्सी पहनी थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे साथियों। सबसे आखिरी बार ये 2018 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे ये। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो गुजरात के ये क्रिकेटर है, 194 प्रथम श्रेणी मैचों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। साथियों अगर बात करें तो उन्होंने अपने राज्य और विभिन्न IPL फ्रेंचाइजी के लिए 204 T20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 123.84 में स्ट्राइक रेट से 23 अर्धशतक की मदद से 4300 अर्थात 4300 रन भी इन्होंने बनाया है। कितने साथियों? 4300 रन भी इन्होंने बनाया है। साथियों 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। कौन से? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में 9 दिसंबर को मनाया गया। भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों यह दिन 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के पारित होने के बाद से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2009 का विषय था 2020 का विषय था साथियों रिकवर विथ इंटीग्रिटी। क्या था साथियों? 2020 का जो विषय था रिकवर विथ इंटीग्रिटी। ठीक साथियों, यह विषय भ्रष्टाचार शमन के माध्यम से रिकवरी पर केंद्रित है और इस बात पर जोर देता है कि समावेशी कोविड-19 रिकवरी केवल ईमानदारी और निष्ठा से ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों में की सूची में कौन कौन 2 शहर शामिल हुए हैं? कौन? ग्वालियर और ओरछा। अगली जानकारी है यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में विश्व विरासत शहरों की सूची में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया। ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया।
साथियों यूनेस्को की जो विश्व विरासत शहरों की सूची है उस सूची में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। साथियों यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहर ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया। इस योजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक विकास लैंडस्केप सिफारिशों के आधार पर इन स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रयास और संसाधन जुटाएगा। इसे शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़ाकर अगर बात किया जाए तो 40 हो गई है। ये साथियों ग्वालियर और ओरछा जब दो शहर यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों में शामिल हुए तो अभी तक अगर बात करें तो यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों में की सूची में टोटल 40 ऐसे क्या हैं, 40 शहर शामिल हैं। 40 शहर साथियों टोटल हो गए हैं जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों में शामिल हो गए हैं। उन्हें साथियों यूनेस्को सौंदर्यीकरण का कार्य करता है इन सभी जगह। अगली बात करें साथियों तो अगर इसी में जानकारी हम लोग यूनेस्को की बात कर रहे हैं तो यूनेस्को के साथियों विश्व विरासत केंद्र के अगर निदेशक की बात करें, किसकी बात करें, यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र के निदेशक साथियों कौन है, मैकचाइल्ड रॉसलर साथियों यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र के निदेशक हैं। अगर साथी यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र का मुख्यालय बात करें तो पेरिस अर्थात फ्रांस में है। यूनेस्को का जो विश्व विरासत केंद्र का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों कहाँ है, पेरिस अर्थात फ्रांस में। फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें इसी में न्यू इन्फॉर्मेशन और है साथियों एक सेकेंड, आईसीआईसीआई बैंक ने साथियों आईसीआईसीआई बैंक ने पेमेंट सुविधा का विस्तार करने के लिए आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया है। कौन साथियों, जो हमारी आईसीआईसीआई बैंक है, न्यू जानकारी है, आईसीआईसीआई बैंक ने पेमेंट सुविधा का विस्तार करने के लिए पेमेंट सुविधा का विस्तार करने के लिए साथियों आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है। आई मोबाइल पे ऐप, आई मोबाइल पे ऐप सुविधा लॉन्च किया है। साथियों जो आईसीआईसीआई बैंक है वो पेमेंट सुविधा को और विस्तार देने के लिए कौन सा आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया है। साथियों निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने सभी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए आई मोबाइल पे नामक अपने मोबाइल भुगतान ऐप का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। साथियों ऐप का नया वर्जन
इंटरऑपरेबल है, अर्थात स्वयं ही आप इसे ऑपरेट कर सकेंगे और उन ग्राहकों को भी भुगतान और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सक्षम बनाएगा जो आईसीआईसीआई बैंक खाता धारक नहीं हैं। ऐप का उपयोग करके अन्य बैंकों के ग्राहक अपने बैंक खाते को लिंक करके एक यूपीआई आईडी जनरेट कर सकते हैं और किसी भी बैंक खाते में या किसी अन्य भुगतान ऐप या डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र, ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, ऑनलाइन रिचार्ज कर सकने का काम करेंगे। इसके माध्यम से साथियों जो आई मोबाइल पे ऐप है जिसका आईसीआई बैंक में खाता नहीं है वो भी इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके बात करें साथियों तो इसका उपयोग किसके लिए? डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए, बिल भुगतान के लिए, साथ ही साथ ऑनलाइन रिचार्ज भी इससे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो यह बचत खाता, निवेश, ऋण, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड या यात्रा कार्ड जैसी अन्य इंस्टेंट बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करेगा। ठीक साथियों, अगर साथियों आईसीआईसीआई बैंक के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसका? आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ साथियों अगर इसके एमडी और सीईओ की बात करें, किसकी? एमडी एंड सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो संदीप बख्शी इसके क्या हैं? एमडी एंड सीईओ हैं। संदीप बख्शी जी साथियों इसके किसके? आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। साथ ही साथ अगर इसके टैगलाइन की बात करें, किसके? आईसीआईसीआई बैंक के अगर हम टैगलाइन की बात करें, सभी बैंकों का अपना अपना एक टैगलाइन होता है ना, जैसे यूको बैंक का है कि भारत सरकार का उपक्रम, इसी तरीके से इसका क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। इसकी टैगलाइन क्या है साथियों? कि हम है ना ख्याल आपका। ठीक साथियों, ये आईसीआईसीआई बैंक का क्या है? टैगलाइन है। अगली जानकारी की बात करें साथियों इसी में, अगली जानकारी है साथियों कि केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स पेड के लिए शुरू किया क्यूआरएमपी योजना। कौन सी? क्यूआरएमपी योजना शुरू किया है। अगली इंफॉर्मेशन है केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स पेड के लिए जीएसटी टैक्स पेड जीएसटी टैक्स पेड के लिए साथियों क्या शुरू किया है? टैक्स पेड के लिए क्यूआरएमपी योजना की शुरुआत किया है। ठीक साथियों, केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स पेड के लिए क्यूआरएमपी योजना की शुरुआत किया है। क्यूआरएमपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों, क्यूआरएमपी तो इसका फुल फॉर्म होगा क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली
फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, QRMP के फुल फॉर्म की बात करें साथियों तो क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक साथियों, तो साथियों केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना की शुरुआत किया है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं और 30 नवंबर 2020 तक अपना अक्टूबर GSTR 3B बिक्री रिटर्न जमा करने वाले इस योजनाओं के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंदर के साथियों कौन कौन लाभान्वित होंगे कि जो पूर्वी वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कुल वार्षिक कारोबार के करदाता हैं, साथ ही साथ 30 नवंबर 2020 तक जो अपना अक्टूबर GSTR 3B बिक्री रिटर्न जमा करने वाले इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे या पात्र होंगे। साथियों इस संबंध में अधिसूचना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम द्वारा जारी की गई है। ठीक साथियों, अब अगर बात करें तो जो हमारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं अर्थात CBIC के अध्यक्ष अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBIC के फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसकी हिंदी क्या होगी साथियों, इसकी हिंदी होगी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसकी हिंदी होगी किसकी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसकी हिंदी होगी साथियों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक साथियों, तो अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष M अजीत कुमार इसके अध्यक्ष हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें साथियों तो इसके अध्यक्ष M अजीत कुमार इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह साथियों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये संस्था जो है साथियों कौन सी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जो है यह भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय है इस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक साथियों, तो ये हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे साथियों, जिससे कि हम लोगों ने अच्छे से विधिवत तरीके से करने का काम किया। ठीक साथियों, मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ें यहाँ आप लोगों को दी गई वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। मेरी पूरी कोशिश रही है कि विस्तार से सारी चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँ। ठीक साथियों, अच्छे से आप लोग डीपली पढ़ाते हुए, और आप लोग साथियों आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि क्लास कैसी लगती है इसकी जो है प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। क्लास अच्छी लगती है तो भी, बुरी लगती है तो भी, साथ ही साथ अगर मुझे और कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी आप सारी चीज़ें बताइए। मैं वो आपके लिए वो सारी चीज़ें मैं करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे अब आ चुका हूँ कि जो मुझे कि जिससे कि आपका भविष्य आपका जीवन बेहतर बन सके। ठीक, मैं वो सारी चीज़ें सारी कोशिशें मैं करने के लिए तैयार हूँ जो आप कहेंगे। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ और ईमानदारी के साथ। ठीक साथियों, जिससे कि आपका भी भविष्य क्या हो सके, उज्जवल हो सके। हमारे बारे में छोड़ दीजिए, हमारी चिंता छोड़िए। बस ये है कि आप अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रहिए। मैं आपके लिए हर वो काम करूंगा जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो सकेगा। ठीक साथियों,
तो साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि क्लासों को आप लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ हो सकता है हर जगह क्लासों को आप लोग शेयर भी करने का काम किया करिए, जिससे कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास तक आपका यह प्लेटफॉर्म अभी नहीं पहुँचा है, उनके पास तक पहुँच सके और उन्हें ऐसी क्लासें की आवश्यकता है जो कि ये क्लासें भी उन्हें प्राप्त हो सके, मिल सकें और वो भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो है कुछ कर सकें। ठीक साथियों, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य क्लासों की नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुंच सके, या और जिन्हों एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है मैं देता हूं तो वो भी आप तक पहुँच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को यहीं से ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।